नमस्कार दोस्तों। आज मैं लिमिटेशन का सेक्शन 26 कराऊंगा। इस सेक्शन को मैं इसलिए करवा रहा हूं कि ये सेक्शन बहुत कम बच्चों को समझ में आता है। तो सबसे पहले सेक्शन ये कह रहा है, अनुसेवी संपत्ति के पक्ष के उत्तरभोगी के पक्ष में अपवर्जन। मत यह सेक्शन अनुसेवी संपत्ति के उत्तरभोगी पक्ष में अपवर्जन की बात करता है। इस सेक्शन का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, रिविजनर यानी उत्तरभोगी के अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है। यह सेक्शन रिविजनल उत्तरभोगी के अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है। इस सेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें चार चीज समझनी पड़ेगी। रिविजनल किसे कहते हैं, अनुसेवी सर्वेंटेड हेरिटेज किसे कहते हैं, डोमिनेंट हेरिटेज अधिभावी संपत्ति किसे कहते हैं और लाइफ इंटरेस्ट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लाइफ इंटरेस्ट को समझ लेते हैं कि लाइफ इंटरेस्ट क्या होता है। लाइफ इंटरेस्ट संपत्ति का अंतरण नहीं होता, यह संपत्ति के उपभोग के अधिकार का अंतरण होता है। जिस व्यक्ति को लाइफ इंटरेस्ट के लिए संपत्ति दी जाती है वह व्यक्ति अपने जीवन काल तक उस संपत्ति का उपभोग कर सकता है। तो हमने लाइफ इंटरेस्ट को समझ लिया। अब हम समझते हैं रिविजनल किसे कहते हैं। तो रिविजनल समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक प्रॉपर्टी थी ए की प्रॉपर्टी थी बी को दी इसने 5 साल के लिए। ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को दी 5 साल की। इन 5 साल के दौरान ए की मृत्यु हो जाती है तो ए का सन वो बन जाएगा रिविजनल। अब यह प्रॉपर्टी 5 साल बाद एक के सन को यानी रिविजनर को जाएगी जो इस संपत्ति का उत्तरभोगी होगा। अब अपने लाइफ इंटरेस्ट समझ लिया, रिविजनर समझ लिया। अब अपने समझना है कि सर्वेंटेड हेरिटेज और डोमिनेंट हेरिटेज मतलब अनुसेवी संपत्ति और अधिभावी संपत्ति किसे कहते हैं। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। एक प्रॉपर्टी है इसकी ए की, इसके साथ एक खाली प्लाट है बी का। अब बी ए के पास क्या है, कार है, वह बी के ए के पास एक कार है, वह बी की खाली प्लॉट पे पार्क कर रखा है, पार्क करता है। तो ये जो बी की संपत्ति तो बन जाएगी अनुसेवी संपत्ति, अनुसेवी सर्वेंटेड हेरिटेज बन जाएगी। और ए की संपत्ति बन जाएगी अधिभावी संपत्ति, डोमिनेंट हेरिटेज। मतलब ये हुआ अनुसेवी संपत्ति सर्वेंटेड हेरिटेज उस संपत्ति को कहते हैं जिस संपत्ति पर दायित्व मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंपोज किया जाता है, अधिरोपित किया जाता है। अब इस एग्जांपल में कार कहां पे पार हो रही है, बी की संपत्ति पर दायित्व को इंपोज किया जाता है, इसलिए ये बन जाती अनुसेवी संपत्ति। और अधिभावी संपत्ति से कहते हैं जिस संपत्ति पर फायदा पर उपभोग किया जाता है। ए की संपत्ति का फायदा पर उपभोग करने के लिए का किया जा रहा है। तो ए के पास कार थी इसलिए बी को पार की, तो ए की संपत्ति क्या बन जाएगी, अधिभावी संपत्ति, डोमिनेंट हेरिटेज बन जाएगी। अब हमने समझ लिया कि रिविजनल किसे कहते हैं, लाइफ इंटरेस्ट किसे कहते हैं, सर्वेंटेड हेरिटेज अनुसेवी संपत्ति किसे कहते हैं और डोमिनेंट हेरिटेज अधिभावी संपत्ति किसे कहते हैं। अब हम सेक्शन 26 पे चलते हैं। सेक्शन 26 रिविजनल के अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है। ये कैसे करता है, एक एग्जांपल लेते हैं। एक संपत्ति है ए की, ए ने अपनी संपत्ति बी को आजीवन हित मतलब लाइफ इंटरेस्ट के लिए दी, लाइफ इंटरेस्ट के लिए दी। ए ने अपनी संपत्ति बी को लाइफ इंटरेस्ट के लिए 1 जनवरी 1990 को दी। ए ने अपनी संपत्ति बी को लाइफ इंटरेस्ट के लिए 1 जनवरी 1990 को दी। ए की मृत्यु हो जाती है, इसका सन आ जाता है, वह बन जाता है रिविजनल। ये तो आप क्लियर है। अब आ गया इस प्रॉपर्टी पर क्या हुआ, इस प्रॉपर्टी पर डी आ जाता है 1995 को। वह सोचता है खाली भूमि है, मैं प्रॉपर्टी पे कोई ना कोई कार्य करने लग जाता है। तो 20 प्रॉपर्टी पर 1995 को आ जाता है और बी को यह प्रॉपर्टी दी थी 1 जनवरी 1990 को। अब बी की मृत्यु हो जाती है 2030 को। जब 2030 को बी की मृत्यु हो जाती है तो आजीवन हित का क्या हो जाता है, समाप्ति हो जाती है। तो यह प्रॉपर्टी वापस किसको जाएगी, रिविजनर को जाएगी। लेकिन यह प्रॉपर्टी जब वापस रिविजनर को जाती है तो डी इसको रोकता है कि आप इस प्रॉपर्टी को वापस मत भेजो, क्योंकि मैंने इस प्रॉपर्टी में 20 साल तक काबिज रहा हूं, इस कारण से मैंने इस प्रॉपर्टी पर सुखाधिकार का अर्जन कर लिया है। तो यह क्या लेके आएगा, सेक्शन डी, जो डी है वो लिमिटेशन की सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग क्या लेके आएगा, सूट लेके आएगा कि मैंने इस प्रॉपर्टी पर सुखाधिकार का अर्जन कर लिया है। लेकिन रिविजनल सेक्शन 26 रिविजनल के अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है। तो रिविजनल क्या करेगा, सेक्शन 26 का लाभ लेगा। सेक्शन 26 का में ये कह रखा है 20 साल की गणना में से वह समय अपवर्जित कर दिया जाएगा जब प्रॉपर्टी
आजीवन हित या 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए दी थी। तो हमने इस एग्जांपल में आजीवन हित लिया है, तो 20 साल की गणना में ये जो लाइफ इंटरेस्ट के लिए 1990 से 2030 तक ये प्रॉपर्टी चली है, वह गणना नहीं की जाएगी। तो इसलिए डी ने सूखाधिकार का अर्जन नहीं किया। तो अब यह हुआ कि सूखाधिकार का डी अर्जन कब करेगा? सूखाधिकार डी अर्जन जब करता जब 2030 के बाद 20 वर्ष मतलब 2050 में अगर ये वाद लेके आता लिमिटेशन के सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग, तो यह सूखाधिकार का अर्जन कर लेता। इस प्रकार ना डी ने सूखाधिकार का अर्जन नहीं किया। सेक्शन 26 रिविजनर के अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है। अब इस सेक्शन की तीसरी लास्ट लाइन क्या कहती है? इस सेक्शन की लास्ट लाइन ये कहती है कि विद इन 3 ईयर नेक्स्ट आफ्टर द डिटर्मिनेशन ऑफ सच इंटरेस्ट और टर्म बाय द पर्सन ऑफ इंटाइटल ऑन सच डिटर्मिनेशन टू द सेड लैंड एंड वाटर। जो 3 वर्ष के भीतर कौन वाद लेके आएगा? जो उस भूमि का हकदार है। तो उस भूमि का हकदार कौन है? इस भूमि का हकदार है रिविजनर। तो रिविजनर वाद लेके आएगा 3 साल के अंदर, विद इन 3 साल के अंदर वाद लेके आएगा। अब इस क्वेश्चन ये आता है 3 साल की के अंदर कब लेके आएगा वाद जब लेके आएगा जब आजीवन हित की समाप्ति हुई थी। तो आजीवन हित की समाप्ति 2030 को हुई है, क्योंकि बी की मृत्यु 2030 के बाद 3 साल के अंदर रिविजनर को वाद लेके आना पड़ेगा। इस प्रकार यह सेक्शन रिविजनर के अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है। थैंक यू दोस्तों।